हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी लेखपाल और वीडियो एग्जाम के लिए ग्रामीण प्रवेश के फुल सिलेबस को। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, इस लेक्चर सीरीज के जरिए हम आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराने वाले हैं जो शायद ही आपको यूट्यूब में फ्री में मिल पाए। तो आज हम ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आपको इस पार्ट को देखने से पहले पार्ट नंबर 1 को देखना होगा, जिससे आपको ये टॉपिक और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो आप पहले पार्ट को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ लेना है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बात करते हैं ग्रामों के विविध स्वरूप की। दोस्तों, भारत की 1991, तो आपको ध्यान रखना है 1991 की बात हो रही है। भारत की 1991 की जनगणना के आधार पर 94.7% ग्रामों की आबादी कितनी थी? 5000 से कम थी। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना, आपसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो 94.7% गाँव की आबादी कितनी थी? 5000 से कम। दोस्तों, ग्रामों की आबादी के आधार पर 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, आबादी के आधार पर कितनी तरीके से वर्गीकृत किया गया है? 3 तरह से। तो इनमें सबसे पहला आता है 500 से कम लोगों वाला बसेरा, यानी 500 से कम वाले लोगों का गांव कितने थे? 26.5%। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 500 से 2000 तक की बीच के जनसंख्या वाले गांव कितने थे? 48.8%, लगभग 50% आप इसको मान सकते हैं। नेक्स्ट है 19.4% गाँव कैसे थे? जिनकी आबादी 2000 से 5000 तक के बीच की थी। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। फ्रेंड, जब हम आप इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 94.7%। और बाकी के गाँव कैसे थे? 5000 से ज़्यादा जनसंख्या वाले। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है हमारा, भारत में लगभग 50% ग्राम मध्यम आकार के थे, यानी कि ये 3 कैटेगरी थी। सबसे पहले इसमें छोटा, फिर मध्यम और फिर बड़े। तो आप मान सकते हैं मध्यम आकार के कितने थे? लगभग 50%। नेक्स्ट हम देखते हैं, भारत में ग्रामों को अकेंद्रित यानी न्यूक्लिएटेड और विस्तृत छिटपुट यानी डिस्प्रेस ग्रामों के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना, ये 2 कैटेगरी और हैं, अकेंद्रित ग्राम और दूसरा है विस्तृत छिटपुट ग्राम। अब इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला इसमें अकेंद्रित ग्राम यानी न्यूक्लिएटेड विलेज। अब इनमें क्या होता है? अकेंद्रित ग्रामों में सभी घर एक इकाई के रूप में एक ही जगह समूह में रहते हैं और ऐसे गाँव के चारों ओर कृषि वाली ज़मीन होती है। मान लो दोस्तों, ये अकेंद्रित ग्राम की बात करते हैं तो बहुत सारे घर, जैसे ये गाँव है तो इस तरह से घर होंगे मिले हुए, मतलब एक ही समूह में रहेंगे। और जो उसके खेत होंगे किसके होंगे? चारों ओर इस तरह से होंगे। तो ये ग्राम हमारे क्या कहलाएंगे? अकेंद्रित ग्राम। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे विस्तृत छिटपुट ग्राम। तो इसमें क्या होता है? जब रिहायशी घर काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैले होते हैं और ऐसे घरों के प्रत्येक समूह कृषि वाली भूमि से अलग अलग बटा हुआ होता है और इसे छिटपुट ग्राम कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? एक मान लो यहाँ पर थोड़े घर रह रहे हैं, थोड़े परिवार यहाँ रह रहे हैं, थोड़े परिवार इस तरह से रह रहे हैं। तो इनका खेत कहाँ हो सकता है? इनका खेत इधर हो सकता है, इनका खेत इधर हो सकता है। तो इस तरह से ये खेत मान सकते हैं, खेत इस तरीके से, इधर यहाँ परिवार हैं कुछ, तो इनका खेत इधर होता है। तो ये कौन से गाँव कहलाएंगे? विस्तृत छिटपुट गाँव। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, इनकी कृषि वाली भूमि अलग अलग बटी होती है, क्योंकि ये सब अलग अलग ग्रुप में रहते हैं। तो इनकी खेती भी क्या होती है? अलग अलग बटी होती है। तो इस प्रकार के ग्राम को आपको ध्यान रखना है, विस्तृत छिटपुट ग्राम कहते हैं। दोस्तों, भारत में अधिकांश ग्राम कैसे पाए जाते हैं? सहन अकेंद्रित यानी कि कॉम्पैक्ट न्यूक्लिएटेड। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, एग्जाम में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रामीण जनसंख्यिकी की। जनसंख्या के बारे में देख लेते हैं। तो जनसंख्यिकी आबादी का वैज्ञानिक और सांख्यिकी अध्ययन है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और विशेष रूप से ये विभिन्न प्रकार की आबादी, उनके विकास यानी उनके विकास को देखते हुए उनकी संरचना का अध्ययन होता है। क्या चीज़? जनसंख्यिकी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जनसंख्यिकी की अनेक शाखाएं होती हैं, तो आप इसको भी ध्यान रख सकते हैं। तो इसमें पहली होती है ऐतिहासिक जनसंख्यिकी, नेक्स्ट आती है हमारी सामाजिक जनसंख्यिकी, अगली है हमारी आर्थिक जनसंख्यिकी, उसके बाद गणितीय जनसंख्यिकी। तो इन सब के बारे में आपको ध्यान रखना है। अगली आती है इसमें चिकित्सीय जनसंख्यिकी। तो इन सबको आप ध्यान रखें, ये सब जनसंख्यिकी की शाखाएं हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जनगणना 10 वर्ष में एक बार होती है। तो ये आपको पता ही होगा, इसी चीज़ें।
नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? 1872 में। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, कब की गई थी? 1872 में। नेक्स्ट है, 1881 में नियमित रूप से हर 10वें वर्ष की जनगणना की जा रही है। तो अब जनगणना कब होनी थी? 2021 में, अभी तक हो नहीं पाई है कोरोना काल की वजह से। दोस्तों, एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि आपसे पूछते हैं कि नियमित रूप से जनगणना कब से शुरू हुई थी, तो आपको पता ही है कब से हुई थी? 1881 में। 1881। अगर आपको ऑप्शन में दिख जाए 1882, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको कौन सा ऑप्शन टिक करें, क्योंकि जो जनगणना स्टार्ट हुई थी कब से हुई थी? 1872 से। तो जिस तरह से मैं याद रख सकता हूँ उस तरह से आप भी याद रखें, तो आप आसानी से इस चीज़ को याद रख पाएंगे। तो पहली जनगणना कब स्टार्ट हुई थी? 1872 में। और जो नियमित रूप से कब हुई थी? 1881 में। तो आप दो पार्ट में से डिवाइड करें। फ्रेंड्स, इधर का आप ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 7 और 2 9, 1 और 8 9, यानी अंकों को हम जोड़ेंगे 9। अब इसमें भी हम जोड़ेंगे 1 और 8 9, और इधर क्या जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 9। तो 9 से आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन 1882 दिखेगा तो आप ऐड करके उसे देख लेंगे, तो आसानी से ध्यान रखेंगे कि उसका जो अंक होंगे उनका योग कितना आएगा? 9। तो इस तरह से आप आसानी से ध्यान रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नागरिक पंजीकरण प्रणाली, यानी कि सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, इसे हम शॉर्ट में कहेंगे CRS। दोस्तों, जन्म, मृत्यु, विवाह आदि महत्वपूर्ण घटनाओं को लगातार रिकॉर्ड करने की एक प्रणाली होती है। क्या होती है? इसका नाम होता है नागरिक पंजीकरण प्रणाली। तो उसमें किसी का जन्म हुआ, जैसे जन्म सर्टिफिकेट बनता है, और मृत्यु हुई या विवाह, तो ये सब किस में बनता है? नागरिक पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत। तो ये एक रिकॉर्ड होता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। क्या कहलाता है ये? नागरिक पंजीकरण प्रणाली। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रतिदस पंजीकरण प्रणाली, यानी कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे, इसे हम शॉर्ट में बोलेंगे MRS। तो भारत के महापंजीयक द्वारा 1969-70 में इसको शुरू किया गया था। तो आप इस डेट को ध्यान रखेंगे, कब शुरू किया गया था? 1969-70 में। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें, पंजीकरण का कार्य राष्ट्रीय स्तर पर नियमित रूप से किया जाता है। ये मूलतः एक दोहरी रिकॉर्ड प्रणाली पर आधारित जनसंख्यिकीय सर्वेक्षण है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ये किस पर आधारित है? दोहरी रिकॉर्ड प्रणाली पर आधारित। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो ये बड़े राज्यों के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए आकलन प्रदान करता है। कौन करता है? जनसंख्यिकीय सर्वेक्षण। कौन सा, क्या नाम है इसका? प्रतिदस पंजीकरण प्रणाली। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रामीण जनसंख्या का आकार। दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश की कुल जनसंख्या कितनी है? 121.8 करोड़। तो आपको इसको ध्यान रखना है, ये 2011 का आंकड़ा है और 2021 का अभी तक आंकड़ा नहीं आया है। जिसमें से आपको ध्यान रखना है, पिछले पार्ट में भी आपको बताया था, जिसमें से 68.84% कौन है? ग्रामीण जनसंख्या है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 68.84। दोस्तों, यदि निश्चित समय अवधि के दो बिंदुओं के दौरान आबादी बढ़ती है तो इसे हम क्या कहते हैं? सकारात्मक, और घटती है तो इसे हम क्या कहते हैं? नकारात्मक। मान लो 2011 में जनसंख्या हुई तो कितनी थी? 121.8 करोड़, और अब 2021 में हो तो अगर जाहिर सी बात है बढ़ेगी, तो इसे हम क्या कहेंगे? सकारात्मक। और कुछ ऐसा हो जाता, मान लो घट जाती, तो इसे हम क्या कहते हैं? नकारात्मक। तो ये तो कुछ इतना ज़्यादा टफ नहीं है, इसे तो आप आसानी से ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है 1901 से 2000 तक की आबादी के 4 विशेष चरण हैं। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ये चरण आप ध्यान रखें, जो अभी तक 2001 तक की बात हो रही है। तो इसमें पहला चरण है 1901 से 1921 तक। तो इसमें जो जनसंख्या वृद्धि हुई थी, बहुत धीमी वृद्धि हुई थी। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। 1921 में माइनस में ही पहुंच गई थी कहानी, तो आप ये ध्यान रखें। 1901 से लेकर 2021 तक बहुत ही धीमी वृद्धि हुई थी। उसके बाद आता है चरण सेकंड, यानी कि फेज सेकंड। तो इसमें 1931 से लेकर 1951 तक काउंट किया जाता है। तो इसमें जो जनसंख्या वृद्धि हुई थी, बहुत स्थिर वृद्धि, मतलब कह सकते हैं बिल्कुल रुकी हुई। अगला चरण है चरण सेकंड। तो ये हुआ था 1961 से 1981 के बीच। तो इसमें क्या हुई थी? जनसंख्या की बहुत तीव्र उच्च वृद्धि हुई थी। तो आप ध्यान रखेंगे 1961 से 1981 तक। नेक्स्ट हमारा चरण फोर्थ। तो 1991 से 2001। तो उच्च वृद्धि के और साथ में घटने का निश्चित संकेत भी मिले थे। कब से? 1991 से 2001 के बीच। तो आप इस फेज को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत की ग्रामीण आबादी वितरण प्रतिरूप के महत्वपूर्ण कारक हैं।
दोस्तों, जो भारत की ग्रामीण आबादी है वो कुछ कारकों पर डिपेंड रहती है। सबसे पहला है कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता। दोस्तों, जो आप सब जानते होंगे, ग्रामीण लोग जो मुख्य व्यवसाय इनका क्या होता है, कृषि होती है। अगर इन्हें कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता होगी तो इनकी जनसंख्या बढ़ेगी। अदरवाइज अगर इन्हें कृषि योग्य भूमि नहीं मिल पाएगी तो क्या होगी, जनसंख्या घट जाएगी, मतलब लोग पलायन करना स्टार्ट कर देंगे। अगला है मृदा की गहराई और उर्वरता। तो इस चीज़ पर भी डिपेंड रहती है, जो मृदा वहाँ की मृदा होती है कितनी उपजाऊ है, उसमें उर्वरता कितनी है, तो इस चीज़ पर भी ग्रामीण आबादी डिपेंड करती है। नेक्स्ट है भूमि जल स्तर की गहराई। तो भूमि जल स्तर की गहराई पर भी डिपेंड करता है। अगला पॉइंट है इसमें सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता। दोस्तों, मान लो खेती उपजाऊ भी है और सब कुछ बढ़िया है, अगर सिंचाई की उपलब्धता नहीं होगी फिर भी जनसंख्या वहाँ पर पलायन कर सकती है, तो सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता भी होनी चाहिए। तो ये सारे कारक हैं जिस पर भारत की ग्रामीण आबादी डिपेंड रहती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रामीण जनसंख्या में लैंगिक संरचना। दोस्तों, जनसंख्या की गतिशीलता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है, लिंग अनुपात। तो लिंग अनुपात क्या है आपको पता ही होगा, आगे आपको डेफिनेशन भी इसकी बताई जाएगी। तो लिंग अनुपात एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है जिसका प्रयोग एक निश्चित समय में किसी समाज में महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता को मापने के लिए किया जाता है। तो जैसा कि आप सबको पता ही है, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या को जब हम काउंट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, लिंग अनुपात। तो ये किसी समाज में महिला और पुरुषों के बीच समानता को मापने का एक कारक होता है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, ये अनुपात मृत्यु दर में लिंग विभेद। अब मृत्यु दर में लिंग विभेद का मतलब क्या है, मान लो कभी ऐसा होता है कि ज़्यादातर मृत्यु किसकी होती है, औरतों की होती है, यानी महिलाओं की होती है, तो भी ये लिंग अनुपात गड़बड़ हो जाता है। अगला है लिंग के आधार पर प्रवसन। तो प्रवसन का मतलब दोस्तों ये होता है कि एक जगह, प्रवसन का मतलब प्रवास कर जाना है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाकर बस जाना। तो ये भी होता है कि मान लो कहीं के या किसी गांव के और महिलाएं कहीं दूर जाकर रहने लगी या आदमी रहने लगे, तो इससे भी क्या होता है, लिंग अनुपात में परिवर्तन आपको देखने को मिल जाता है। अगला पॉइंट है जन्म के समय लिंग अनुपात, यानी किसी साल ऐसा होता है कि लड़के ज़्यादा पैदा होते हैं या लड़कियाँ ज़्यादा पैदा होती हैं, तो इस वजह से भी लिंग अनुपात में परिवर्तन आपको देखने को मिल जाता है। अगला पॉइंट है कभी कभी जनसंख्या गणना में लिंग विभेद के बीच का क्रिया का परिणाम होता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितना है, 943 महिलाएं। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे आपको ये क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी 2021 के आंकड़े आए नहीं हैं। जब तक आपको कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे तो आपको 2011 की जनगणना से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और 2001 की जनगणना में ये कितना था, 933, यानी कि 2021 में 2011 में क्या हुआ है, 10 बढ़ चुका है, 10 अंक क्या हो गया, अधिक हो गया है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। 943 है और 2001 के अकॉर्डिंग कितना था, 933। दोस्तों, भारत में लिंग अनुपात के घटने की प्रवृत्ति के कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। तो भारत में लिंग अनुपात क्या है, घटने के कुछ कारण भी हैं। तो बाल अवस्था में बालिकाओं की तरफ ध्यान न देने के कारण भी उच्च मृत्यु दर। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है, बाल अवस्था में बालिकाओं की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, जिससे उनकी क्या होता है, मृत्यु दर अधिक हो जाता है। अगला है अधिक मातृ मृत्यु दर, यानी कि जो बच्चे को जन्म देती है स्त्री, तो उसकी अगर मतलब कह सकते हैं कि उसकी मृत्यु हो जाती है बच्चे को जन्म देते वक्त, तो उससे भी क्या होता है, लिंग अनुपात कम हो जाता है। तो अगला इसमें है लिंग का चयन कर मादा शिशु अनुपात। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे, लिंग का चयन करके भी ये जो लिंग अनुपात है इसमें भी आपको परिवर्तन देखने को मिल जाता है, जिस कारण क्या होता है, भारत में लिंग अनुपात कम है। अगला पॉइंट है मादा शिशु हत्या, यानी कुछ जगह अब तो खैर बहुत कम हो चुका है कि अगर बच्ची लड़की का जन्म होता था तो क्या होता था, उसे मतलब मार देते थे। तो इससे भी क्या होता था, भारत में लिंग अनुपात घट गया है, लेकिन अब तो बहुत कम देखने को ऐसा मिलता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो सर्वाधिक लिंग अनुपात भारत के अंदर किस राज्य में है, केरल के अंदर कितना है, 1084। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत में शिशु आबादी। तो शिशु आबादी भी अलग तरह से काउंट की जाती है, तो जिसमें 0 से 6 वर्ष की आयु के समूह को सम्मिलित किया जाता है। तो ये लिंग अनुपात कितना है, 2001 में 927 से घटकर कितना हो गया, 919, यानी इसमें क्या हुई है, ये घटा है। 2001 में 927 था और 2011 में कितना हो गया है, 919, तो ये घटा हुआ है। तो आयु संरचना में
आयु संरचना भी जनसंख्या की एक मूलभूत विशेषता है। ये न केवल वृद्धि दर को प्रभावित करती है, बल्कि ये कुल आबादी में श्रम शक्ति के अनुपात और निर्भरता अनुपात का भी निर्धारण करने में सहायता करती है। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो मूल रूप से आबादी की आयु संरचना का निर्धारण 3 कारकों अर्थात प्रजनन मतलब कितने लड़के पैदा हुए, कितनी लड़कियां पैदा हुई, इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट है मृत्यु। तो मृत्यु क्या कि मतलब अगर पुरुष की ज़्यादा मौतें हो रही हैं, महिलाओं की ज़्यादा मौतें होती हैं, इस पर भी ध्यान दिया जाता है। और नेक्स्ट कारण है प्रवासन यानी कि प्रवास कर जाना। तो ये भी देखा जाता है कि एक जगह से दूसरे स्थान पर कौन पलायन ज़्यादा कर रहा है, पुरुष ज़्यादा कर रहे हैं या महिलाएं ज़्यादा कर रही हैं। तो ये 3 कारक हैं जिस पर क्या होता है, लिंग अनुपात निर्धारित किया जाता है। अगला पॉइंट है भारत की जनसंख्या की आयु संरचना। इसका आधार चौड़ा है और ऊपर की ओर घटता हुआ शिखर है, जो उच्च जनसंख्या वृद्धि और बेरोजगारी की बढ़ती संख्या का द्योतक है। तो जाहिर सी बात है, अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, जिससे गरीबी भी बढ़ती है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट की बात करते हैं। भारत में वर्तमान उच्च जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रमुख कारणों में से एक कारण भारत की अधिकांश राज्यों में कम उम्र में विवाह की प्रथा का प्रचलन है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना। जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण ये भी है कि कम आयु में विवाह कर देना, जिससे क्या होता है, जनसंख्या बढ़ जाती है। तो भारत में बाल विवाह नियंत्रण अधिनियम 1978 के अनुसार आपको ध्यान रखना है, बालिकाओं की विवाह की न्यूनतम आयु कितनी फिक्स की गई थी, 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। लेकिन अब आपने सुना ही होगा 21 दिसंबर 2021 को लोकसभा में बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 पेश किया गया है, जिसमें महिलाओं की विवाह की न्यूनतम आयु कितनी कर दी गई है, 21 वर्ष। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। 2021 में कितनी कर दी गई है, 21। तो इसको आप आसानी से ध्यान रख सकते हैं। और 78 में कितनी करी गई थी, 18 वर्ष। तो अगर आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आप ध्यान रख पाएंगे आसानी से। 78 में 18, 21 में 21। नेक्स्ट हम बात करते हैं अशोधित जन्म दर। तो कुछ डेफिनेशन है, इनके बारे में आप ध्यान रखेंगे। तो इनमें सबसे पहले आती है अशोधित जन्म दर। तो वर्ष में प्रति 1000 की जनसंख्या में होने वाले जन्मों की संख्या को क्या कहते हैं, अशोधित जन्म दर। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अशोधित मृत्यु दर। तो ये क्या होता है, वर्ष में प्रति 1000 की जनसंख्या में होने वाली मौतों की संख्या, यानी 1000 लोगों में से कितने लोगों की मौतें हो रही हैं, तो इसे क्या कहेंगे, अशोधित मृत्यु दर। तो एक साल में इसे काउंट किया जाता है। नेक्स्ट है जनसंख्या की। तो जनसंख्या संबंधी विज्ञान जो समय में मुख्यतः निश्चित जनसंख्या के आकार वितरण विशेषताओं वृद्धि और संरचना के संख्या की अध्ययन से संबंध है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जनसंख्या की। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला हम देखते हैं आश्रित अनुपात। दोस्तों, जनसंख्या में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों और 60 या 65 वर्ष एवं अधिक आयु के वृद्धों की संख्या, जिसे 15 से 59 या 64 वर्ष की आयु की वयस्कों की संख्या के अनुपात के रूप में दर्शाया जाता है। तो इसमें मान सकते हैं 15 से लेकर 59 या 64 वर्ष की आयु के लोगों के वयस्कों का अनुपात को क्या कहते हैं, आश्रित अनुपात। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रवसन। तो कुछ समय के लिए एक जगह छोड़कर दूसरी जगह को बस जाना क्या कहलाता है, प्रवसन। तो आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा शिशु मृत्यु दर। दोस्तों, एक वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मों की बात की जा रही है। तो एक वर्ष से कम आयु में शिशुओं की होने वाली मौत की संख्या को हम क्या कहते हैं, शिशु मृत्यु दर। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, मान लो बच्चे का जन्म हुआ तो एक साल तक उसका वेट किया जाएगा, मतलब 1 साल से पहले तक उसका शिशु मृत्यु दर को काउंट किया जाएगा। अगर वो 1 साल से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो शिशु मृत्यु दर में काउंट किया जाएगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इसमें एक वर्ष से कम आयु वालों को काउंट किया जाता है। तो 1000 जीवित जन्मों में से होने वाले शिशुओं की मौतों को हम क्या कहते हैं, शिशु मृत्यु दर। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व के बारे में। तो किसी विशिष्ट स्थान पर प्रति वर्ग किलोमीटर लोगों के रिहायश को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व। यानी 1 किलोमीटर के वर्ग में कितने लोग रह रहे हैं, तो उसी को हम क्या कहेंगे, जनसंख्या घनत्व। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि दर। तो प्राकृतिक घटोत्तरी और बढ़ोतरी और निवल परिवर्तन के कारण एक नियत वर्ष वो दर जिसमें जनसंख्या बढ़ती या घटती है, तो इसे आधार जनसंख्या के प्रतिशत रूप में व्यक्त किया जा सकता है।
किसे? जनसंख्या वृद्धि दर को। तो ये किसी भी कारण हो सकती है, या मृत्यु की वजह से हो सकती है, जन्म की वजह से हो सकती है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, और प्रवसन की वजह से भी होती है। क्या बोलेंगे इसे? जनसंख्या वृद्धि दर। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिंग अनुपात। तो लिंग अनुपात के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। तो जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? लिंग अनुपात। अगला पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रामीण बस्तियों का आकार। दोस्तों, जनगणना में ग्रामीण बस्तियों को ग्रामों की आबादी के आधार पर 7 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो ये श्रेणियाँ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इसमें यही है कि किस में जनसंख्या ज़्यादा है, कितना किस में कम है। तो ये किसकी आबादी के आधार पर 7 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है, इनमें से कुछ बस्तियां हैं जहां पर 200 से कम की आबादी है, और कुछ ऐसे बड़े गांव भी है जहां पर आबादी कितनी है? 10,000 से भी अधिक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रामीण सामाजिक संरचना। दोस्तों, ग्रामीण समुदाय, परिवार और जाति ग्रामीण सामाजिक संरचना के बुनियादी घटक हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन को आपस में जोड़ते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, समाज की बुनियादी इकाई वहाँ रहने वाले व्यक्ति विशेष होते हैं। तो समाज की जो बुनियादी इकाई होती है, जहाँ पर वो वहाँ पर रहने वाले व्यक्ति विशेष को हम क्या कहेंगे? समाज की बुनियादी इकाई। अगला पॉइंट हमारा, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से संबंध स्थापित करके रहते हैं जब सबसे छोटा समूह 2 व्यक्तियों से बनता है, और इसे क्या कहते हैं? डेयाट कहते हैं। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। सबसे छोटे समूह से बनने वाले सबसे छोटे समूह जिसमें 2 व्यक्ति का समूह होता है, उसे हम क्या कहते हैं? डेयाट। तो इसे लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, मानव समाज में कोई व्यक्ति विशेष या समूह अलग थलग होकर काम नहीं कर सकता। समूह रूप को हम क्या कहते हैं? समुदाय। तो आप इसको ध्यान रखना है। समूह के रूप को भी हम क्या कहते हैं? समुदाय। बहुत से समुदाय मिलकर क्या करते हैं? समाज का गठन करते हैं। तो आप समझ सकते हैं, बहुत से जब समुदाय मिल जाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? समाज। नेक्स्ट है सामाजिक संरचना। तो सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग समाज के विविध भागों में अंतर संबंधों, अंतर संयोजन और अंतर निर्भरता जैसे पहलुओं के संदर्भ में किया जाता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। सामाजिक संरचना के बारे में आप उसमें मिलजुल कर एक दूसरे पर डिपेंड रहना या निर्भरता रहना, तो इसी को क्या कहते हैं? सामाजिक संरचना को परिभाषित इसी के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जाति व्यवस्था के बारे में। दोस्तों, जाति भारतीय ग्रामों की मुख्य सामाजिक संस्था है। स्थानीय भाषा में इसे जात, जैत और जैट आदि कहा जाता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो एक वैज्ञानिक है हैरल्ड गोल्ड, तो इनके अनुसार क्या है? जाति क्या है? एक अधिकार रूपी संघ। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। इसे एग्जाम में इसे लेकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हैरल्ड गोल्ड के अनुसार जाति क्या है? तो एक अधिकार रूपी संघ है। अगला पॉइंट देखते हैं, उच्च जाति के पुरुषों को निम्न जाति की महिलाओं से विवाह के माध्यम से ऊंचा उठाने की अनुमति थी। इसे हम क्या कहते थे? अनुलोम विवाह। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। इसे क्या कहेंगे? हाइपरगैमी। तो इसमें क्या होता है, कोई मान लो कोई ऊंची जाति का पुरुष है या कोई ऊंची जाति का क्या है? मेल है, तो वो क्या करेगा? निम्न जाति की फीमेल से विवाह कर लेगा। तो क्या होगा? उस फीमेल का क्या हो जाएगा? मतलब विवाह के माध्यम से उसकी जाति का क्या हो जाएगा? ऊपर उठ जाएगी। तो उसी को क्या कहेंगे? अनुलोम विवाह या हाइपरगैमी। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इसके विपरीत जहां उच्च स्तर की महिलाओं को निम्न स्तर के पुरुषों से विवाह करने का अधिकार है, अर्थात जहां की महिलाएं विवाह के माध्यम से निम्न स्तर को प्राप्ति करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिलोम विवाह या हाइपोगैमी कहलाते हैं। तो इससे आप इस तरह समझ सकते हैं, कोई बहुत मतलब ऊंची जाति की औरत है या ऊंची जाति की महिला है और वो निम्न जाति के पुरुष के संग विवाह कर लेती है, तो उसकी जाति क्या कैसी हो जाएगी? मतलब नीची हो जाएगी वो, क्योंकि आप सब जानते हैं पुरुष के हिसाब से ही जाति चलती है। तो ऐसे विवाह को हम क्या कहते हैं? आपको ध्यान रखना है, हाइपोगैमी या प्रतिलोम विवाह। तो अनुलोम विवाह में क्या होता है? पुरुष की जाति उच्च होती है और वो निम्न जाति की महिला से विवाह करता है। और प्रतिलोम विवाह में क्या होता है? उच्च जाति की महिला होती है और निम्न जाति का क्या होता है? पुरुष होता है। तो इसके बारे में आप ज़रूर ध्यान रखें, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है, अनुलोम विवाहों से जन्मे बच्चे जायज़ कहलाते हैं। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि कोई ऐसी गलत बात नहीं है, ये विवाह हो रहा है, जाति से कोई लेना देना नहीं है, तो उनके बच्चे क्या कहलाते हैं? जायज़ बच्चे। तो ग्राम की जातियों के समूह के रूप में देखा जा सकता है। तो ग्राम होता है, गाँवों को क्या होता है? जातियों के समूह के रूप में भी देखा जा सकता है, जहाँ प्रत्येक जाति का अपना पारंपरिक पेशा होता है।
आप सब जानते हैं ग्रामों में अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, और उनका अपना अपना क्या होता है, एक पारंपरिक पेशा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जाति भारतीय ग्राम में सामाजिक संगठन का आधारभूत सिद्धांत है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट हमारा वर्ग समाज में आर्थिक असमानता का वितरण का सूचक है। वर्ग समाज में क्या होता है, आर्थिक असमानता के वितरण का सूचक। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश के ग्रामों में खाद्य उत्पादक परिवारों और उन्हें वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति करने वाले परिवारों के मध्य संबंध के लिए विलियम एच वाइजर, तो आप इनके नाम ध्यान रखेंगे, एच वाइजर, जजमानी शब्द का प्रयोग किया है। दोस्तों जजमानी आपने ग्रामीण परिवेश में बहुत सुना होगा। जजमानी क्या होता है, मान लो जजमानी जैसे कि कोई नाई का काम कर रहा है, बाल काटने का काम कर रहा है, तो उसका क्या होगा, एक घर फिक्स होगा, मतलब वो ज़्यादातर काम क्या करेगा, उसी के घर पे काम करेगा और उसके बदले उसे क्या मिल जाएगा, अनाज मिल जाएगा या जो भी चीज़ देना हो। इसी तरीके से मान लो किसी घर में पूजा होनी, तो उनका एक पंडित फिक्स होगा कि हाँ वो एक पंडित जाएगा और उनकी पूजा करेगा, उसके बदले उसे अनाज मिलेगा या जो भी मिलेगा। तो ये क्या होता था, जजमानी व्यवस्था होती थी। इसके बारे में हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। तो महाराष्ट्र में इस प्रकार के संबंध को क्या कहते थे, बलूतदारी। तो आपको ध्यान रखना है इस संबंध को क्या कहते हैं, बलूतदारी। तो जजमानी प्रथा में कृषक का परिवार मुख्य बिंदु माना जाता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। सेवा प्राप्त करने वाले को जजमान या संरक्षक कहा जाता है, यानी जिसे सेवा दी जा रही है, मान लो जिसके बाल कट रहे हैं, जिसके हर पूजा वगैरह हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, जजमान या संरक्षक। सेवा प्रदान करने वाले परिवारों को कमीन या कामगार कहते हैं। जो सेवा प्रदान कर रहे हैं तो उन्हें क्या कहते थे, कमीन या कामगार। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट हमारा जजमानी प्रथा की सरलतम परिभाषा क्या है, संरक्षक आश्रित संबंध पर आधारित है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रामीण भारत में परिवार। दोस्तों परिवार मानवीय समाज का आधार है। जो मानव का समाज है उसका क्या एक आधार है, इसी पर क्या होता है, समाज खड़ा होता है। परिवार इसकी क्या मान सकते हैं, सबसे छोटी इकाई। दोस्तों औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में मुख्यतः दो सांस्कृतिक विशेषताएं नजर आती हैं, और वे हैं जाति व्यवस्था, दूसरी क्या है, संयुक्त परिवार। तो जाति व्यवस्था के बारे में आप देख चुके हैं, तो इसमें हम देखेंगे संयुक्त परिवार। तो संयुक्त परिवार को ऐसे सगे संबंधियों के समूह के रूप में परिभाषित किया गया है जिनका आवास एक है, जिनका रसोई एक है, और संपत्ति में जिनका हिस्सा एक जैसा है, और जिनके धार्मिक विश्वास भी एक जैसे हैं। तो जाहिर सी बात है कि परिवार में क्या होता है, सब लोग साथ में मिलजुल कर रहते हैं, उनका रसोई भी एक ही होता है, संपत्ति में भी एक सा हिस्सा होता है। ऐसा नहीं होगा कि संपत्ति का हिस्सा अलग है, किसी का अलग है। वो बात अलग है, जो संपत्ति के बंटवारे के बाद अलग हो सकता है, लेकिन जब साथ में रह रहे हैं तो संयुक्त परिवार में तो क्या होता है, सबका एक ही रहता है, और उनका धार्मिक विश्वास भी एक ही होता है। मतलब अगर पूजा या कोई भी मतलब धार्मिक कार्य हो रहा है तो सब में उसमें सब लोग सम्मिलित होंगे। तो ये सब संयुक्त परिवार की विशेषताएं हैं। तो भारत में संयुक्त परिवार क्या होता है, पितृवंशीय होते हैं। पितृवंशी क्या होता है, मतलब पिता के नाम से ही सब कुछ चलता है। अगर मान लो कोई लड़की इनके यहाँ शादी करती है पितृवंशी परिवार में, तो लड़की क्या कहाँ आके रहेगी, पितृवंशीय घर में, मतलब उसी परिवार में आके रहेगी। लड़की को अपना घर छोड़ के जाना होगा। एक होता है मातृवंशीय। अब इस परिवार की लड़की किसी लड़के से शादी करती है तो क्या होता है, जो लड़का होगा कहाँ रहेगा, इसके लड़की के घर आकर। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और जो वंश चलेगा किससे चलेगा, माता के नाम से। मतलब परिवार की मुखिया कौन होगी, औरत या महिला। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। 12वीं सदी में लिखित हिंदू विधि की प्रमुख पुस्तक मिगचारा में संयुक्त परिवार की सार्वधिक विशेषताओं को विधिवृद्ध किया गया है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे इस पुस्तक के बारे में, मिगचारा। नेक्स्ट है विस्तृत परिवार में दो या अधिक एकल परिवारों का समूह है। तो विस्तारित परिवार के बारे में आप ध्यान रखें, 2 या अधिक क्या होते हैं, एकल परिवार समूह के रूप में रहते हैं। परिवार के विस्तार, समापन, पुनः स्थापन प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विकास परक चक्र कहते हैं। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखें। अगर कोई भी परिवार है उसका समापन हो रहा है या पुनः दोबारा स्थापन हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, विकास परक चक्र। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रामीण भारत में सत्ता विभाजन का स्वरूप। दोस्तों श्रीनिवास ने ग्रामीण भारत में सत्ता विभाजन के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए प्रधान जाति की संकल्पना प्रस्तुत की थी। तो श्रीनिवास जो भारत के कर्नाटक राज्य में इनका जन्म हुआ था, तो इन्होंने सत्ता विभाजन के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए किसकी संकल्पना दी थी, प्रधान जाति की, जिसके कुछ क्राइटेरिया थे, तो जो निम्नलिखित मानदंडों के रूप में परिभाषित है। प्रधान जाति के बारे में आपको ये ध्यान रखना है,
तो इसमें पहला था संख्यात्मक प्रभुत्व था। अगला है आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण था। राजनीतिक सत्ता पर भी नियंत्रण किया गया था। नेक्स्ट है उच्च अनुनास्तिक स्थिति का भी था। अगला है पश्चिमी शिक्षा पद्धति का सर्वप्रथम लाभ प्राप्त करने वाला वर्ग था। कौन? प्रधान जाति। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। प्रधान जाति आप सब जानते होंगे, अपने आप जब आप गांव में रहते होंगे तो कुछ जाति ऐसी होंगी उनका पूरे गांव में अलग ही अपना रुतबा होता होगा, तो उनके बारे में ये सब मापदंड किसने दिए थे? श्रीनिवास ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ डेफिनेशन है तो इनके बारे में आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहला जनजात। तो जनजात वो स्थिति है जिसे मनुष्य जन्म से प्राप्त करता है, तो इजी पॉइंट है, इसे आप आसानी से ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है जाति व्यवस्था। तो भारत में पाई जाने वाली व्यवस्था ये मुख्य रूप से सामाजिक स्त्रीकरण की परंपरागत व्यवस्था है। इसे ये जनजात होती है, यानी जाति क्या होती है? जनजात होती है, और ये परिवार पर डिपेंड होती है कि परिवार के लोगों की जाति क्या होती है? समान होती है। नेक्स्ट है आश्रित। दोस्तों आश्रित शब्द का अर्थ है दूसरी जाति को अपने पेशेवर सेवाएं देने वाला। तो मान लो कि कोई बढ़ई है या नाई है या कोई भी और तरह की जाति वाला लोग है और अपनी सेवाएं दूसरे को देता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? आश्रित। नेक्स्ट है पंचायत। तो पहले पंचायत होती थी, ये पहले की बात हो रही है। तो बड़े बुजुर्गों का एक छोटा सा निकाय जो लोगों के झगड़ा निपटारा करता है और इसके निर्णय की को हर हालत में विवादी पक्षों को मानना पड़ता है। किसके? पंचायत के निर्णय को। जब हम पंचायती राज व्यवस्था पढ़ेंगे तो इसके बारे में और अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट है समस्तरीय एकता। दोस्तों एक ही जाति या सामाजिक रूप से एक ही स्तर के लोगों की एकजुटता को हम क्या कहते हैं? समस्तरीय एकता। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है ऊर्ध्वाधर एकता। तो एक ही ग्राम में संबद्ध सोपानक्रम आधारित सामाजिक स्थिरता व्यवस्था या विभिन्न जातियों से जुड़े हुए लोगों में पाई जाने वाली एकता को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर एकता। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, तो एक लेक्चर और लगेगा, ये पहला चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है फ्रेंड्स, आपको इसकी PDF टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो आप इसे दोबारा रिवाइज कर सकते हैं या वीडियो को स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं। तो जब तक आपका एग्ज़ाम लेखपाल का होगा और वीडियो का एग्ज़ाम, जब तक हम ये पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करा देंगे। बस आप लोगों के साथ की ज़रूरत है, आप वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहें, ताकि और बताते रहेंगे कोई मतलब चेंज कराना हो या कुछ एडवाइस देना हो, कुछ भी आप सजेशन दे सकते हैं। और आपको अच्छा लगता है तो भी आप बता सकते हैं, बुरा लग रहा है तो भी आप बता सकते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नए पार्ट में इसके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।